बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने आखिरी पत्ते खोल दिए। 71 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी की गई। इस टिकट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। साथ ही बिहार में बीजेपी के फ्यूचर प्लान की एक झलक नजर आती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। लिस्ट की जो दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात है वो विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कट जाना है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में कुल 9 विधायकों के टिकट काटे। इसके अलावा कई बड़े नाम को रिपीट किया गया। पार्टी ने दानापुर से रामकृपाल यादव को उतारा है। मंत्री नितिन नवीन को बांकीपुर से उतारा गया। मंत्री मंगल पांडे को सिवान से टिकट दिया गया। संजय सरावगी को दरभंगा से उतारा गया। नीरज कुमार बबलू को छातापुर से टिकट मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को बेतिया सीट से कैंडिडेट बनाया गया। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम हैं। 9 महिलाओं को टिकट, दोनों डिप्टी सीएम को मैदान में उतारा गया। लिस्ट में 12 मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष का टिकट कट गया है। कुम्हरार से 5 बार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा को भी टिकट नहीं मिला। वहीं बीजेपी की तरफ से महिला उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है। रेणु देवी, उन्हें बेतिया से टिकट मिला है। श्रेयसी सिंह जमुई से, अरुणा देवी वारसलीगंज से टिकट दिया गया। वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी चुनावी मैदान में हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर से अभी तक विधान परिषद से चुनकर वो आते थे। बिहार में सम्राट चौधरी बीजेपी का एक अहम चेहरा माने जाते हैं। विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की जो पहली सूची है वो आ चुकी है। जिन सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं, पटना साहिब सीट पर उम्मीदवार चेंज किया है। नंद किशोर यादव की जगह पर रत्नेश कुशवाहा। कुम्हरार सीट पर उम्मीदवार चेंज, कुम्हरार से कटा अरुण सिंह का टिकट, अरुण सिंह की जगह संजय गुप्ता को टिकट दिया गया। तो 71 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो बीजेपी ने जारी कर दिया है। बिहार में जो सीटों का समीकरण बदला है जरा जल्दी से आपको बता देते हैं। बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू के भी खाते में 101 सीटें आई हैं और इसके बाद जो बची हुई सीटें हैं वो डिवीजन इसका हुआ है चिराग पासवान की पार्टी, हम और जो बाकी जो घटक दल है उनके बीच में। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से पहली सूची है। जो महिला उम्मीदवार है उन्हें तो रिपीट किया गया, लेकिन नंद किशोर को टिकट नहीं मिला और ये सबसे चौंकाने वाली बात है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को टिकट मिला है। वो अब तक विधान परिषद से चुनकर आते थे, विधानसभा से नहीं, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी के चेहरे पर बीजेपी को भरोसा है और चुनावी मैदान में सम्राट चौधरी को उतारा गया। लेकिन पटना साहिब सीट पर भी उम्मीदवार बीजेपी ने चेंज किया है। नंद किशोर यादव की जगह रत्नेश कुशवाहा। कुम्हरार सीट पर उम्मीदवार बदल दिया है बीजेपी ने। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस बार चुन नहीं रही है, जिस पर भरोसा है, जो धरातल पर, क्योंकि हमने देखा था गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पर पहुंचे थे बिहार में इस सीट के समीकरण को फिक्स करने से पहले, तो एक नाम नहीं कम से कम 3 से 4 नाम गए थे विधानसभा सीटों से। ऐसे में इस बार बीजेपी को भरोसा है उन लोगों पर जो जिताऊ कैंडिडेट हैं और इधर उधर ना जाकर के अपनी सीटें फिक्स की बीजेपी ने। और उम्मीद यही है बीजेपी को कि इस बार अच्छे तरीके से जो है बहुमत में आने की कोशिश बीजेपी करेगी जेडीयू के साथ मिलकर। देखिए, टिकट में 9 महिलाएं हैं, टिकट में इसमें 12 मंत्री भी हैं। बिहार सरकार में जो बीजेपी के मंत्री हैं वो भी रिपीट हुए हैं।
यहाँ तक कि अच्छी मात्रा में जो है लगभग विधायक भी रिपीट हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी टिकटें जो कटी हैं और कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशी को दी गई हैं, जैसे कि बिहार में अगर कई 89 नंबर की विधानसभा का मैं जिक्र करूं, तो आप देखिए कि अभी फिलहाल जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो पटना में इस समय हंगामा चल रहा है। जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से ये हुआ कि कार्यकर्ताओं को काट दिया गया। ये कहा गया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम काम करते थे जमीन पे, उस महिला को टिकट दे दी गई। और ऐसे कई कुछ नाम हैं। अब आप देखिए कि रामकृपाल यादव जैसे बड़े मंत्री जो कि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनको अब मीसा भारती वाली लोकसभा सर से चुनाव लड़ाया गया है। तो एक सीधा उनकी जो लड़ाई हुई वो मीसा भारती के साथ हुई उस तरीके से। अब चुनौती देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने फीडबैक के लिहाज से टिकट काटी भी गई है और फीडबैक के लिहाज से उन्होंने प्रत्याशियों को दिया भी है। यहाँ तक कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके जो बड़े नेता हैं, महिला नेता हैं, उनको भी टिकट दी गई है। हालांकि ये बात अलग है कि उनको लेकर विरोध हो रहा है, तमाम बातें हो रही हैं, बहुत अलग अलग तरीके की स्थितियां भी हैं, लेकिन लिस्ट में 12 मंत्रियों के नाम है, लगभग कई सारे विधायक रिपीट किए गए हैं, कई सारे नाम भी काटे गए हैं। ऐसे में वो जो नाराजगी फैक्टर होता है टिकट कटने का, वो 2 दिन रहेगा। हमने संपर्क किया बीजेपी प्रधान को कि ये जो नाराजगी को कैसे देखेंगे, तो उनका ये मानना था कि किसी भी राज्य के चुनाव जब किसी एक व्यक्ति पर टिकट कटती है तो उनके जो कार्यकर्ता है वो नाराजगी कर सकते हैं, हम उनको बुला के बात कर लेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि ऐसा होता आया है, 2 दिन में नाराजगी चुकों की। कार्यकर्ता कमल के लिए काम करता है, कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो अब सबसे बड़ा टारगेट है वो है सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट। 2020 के चुनाव में भी सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी की थी, तो वो कोशिश कर रहा है कि चाहे देशमुख हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सबकी भागीदारी है उस भाई की भूमिका में तो बीजेपी है। तो ऐसे में हमारी स्ट्राइक रेट बेटर हो, 30 सीटें और अभी जिन पर कई तरह की सहमति नहीं बन पाई है और बन पाई है, तो वो बेहतर फीडबैक के लिहाज से बेहतर नाम भी सामने जिसका आप जिक्र कर रही हैं। तो मैं अपनी बात यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी चौतरफा फीडबैक लेकर सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए और महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए यहाँ पर टिकट वितरण 71 सीटों में हुआ है। लेकिन अभी भी देखना होगा कि क्या 33% जो आरक्षण की बात बीजेपी ने की वो अपने 101 सीटों में महिलाओं को दे रही है या नहीं। लेकिन आज लिस्ट जारी होने के बाद वो मोमेंटम और ज्यादा बढ़ गया। ये बात अलग है कि अभी बीजेपी पटना के जो मुख्यालय है वहां पर अभी विरोध प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से तय किया गया है, इसकी जो झलक है वो नजर आई है। और अदिति, बहुत जरूरी है कि बीजेपी इस समय बिहार में दमखम के साथ आए, क्योंकि माना यही जाता है कि नीतीश कुमार जिनके साथ हैं वही सियासी कुर्सी पर विराजमान होंगे, लेकिन बीजेपी इस समय धरातल पर खुद की स्थिति को मजबूत करने में जुटी हुई है। क्योंकि जेडीयू में इस समय नीतीश कुमार की जो स्थिति है या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मान ले, इसमें बहुत जरूरी है कि बीजेपी अपनी मजबूती के साथ उतरे। इस बार जो कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं और खासतौर पर जिनका नाम कटा है, नंदकिशोर यादव का भी मैं जिक्र करना चाहती हूं। क्या सोचा बीजेपी ने, क्या कुछ फाइनल किया है और कैसे धरातल पर खुद को मजबूत कर सकती है बीजेपी, क्या रोड मैप नजर आता है? जिन लोगों की जो सीनियर लोगों की टिकट कटी हुई है उनको ये कहा गया है कि संगठन को आपकी जरूरत है और जब चुनाव जीतेंगे, देखिए बिहार में एमएलसी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कई बड़े नेताओं को ये कहा गया है कि एमएलसी के लिहाज से आपको कंसिडर किया जाएगा, तमाम तरीके की और बातें कही गई हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस स्ट्रैटेजी पे हमेशा काम करती आई है कि जो सामने वाला राइवल पार्टी है उसके जब टिकट कटता है, जैसे अगर आपसे हम तेजस्वी यादव का जिक्र करें तो तेजस्वी यादव के लिए बात थी कि उन्होंने 55 तो रिपीट करेंगे, लेकिन कई टिकटें कट भी सकती हैं उनकी। तो बीजेपी ने ऑलरेडी उनसे संपर्क किया हुआ है कि आप चुनाव में लड़े और आप एक तरह से राइवल खड़ा करने की बात है, निर्दलीय चुनाव। और ये हमेशा चुनाव में देखा गया है कि जब निर्दलीय खड़ा होता है, आमने सामने की इश्यूज होती है, तो ऐसी स्थिति में चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा प्रत्याशी को जमीन पर उतारा जाए फीडबैक के लिहाज से। जो नाराज है उनको एमएलसी और अलग अलग बात कही गई है,
उनको कहा है कि आप चुनाव में लड़ें, आपको आगे आपका ध्यान रखा जाएगा जब सरकार आएगी। अभी भी 30 सीटें बाकी हैं और ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि इन 30 सीटों पर भी नाराजगी जाहिर हो सकती है कई जगहों पर हमारा उद्देश्य ये है कि प्रत्याशी जिताऊ उम्मीदवार को, और जिताऊ उम्मीदवार के साथ साथ वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर उतर रही है, तो कम से कम 98 सीटों पर जीत कर आना चाहती है, तो वो अपना स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रखना चाहते हैं। इसके अलावा भी आप देखिए, अब प्रशांत किशोर को भी बी टीम की तरह देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी हर लिहाज से स्ट्रैटेजी को मजबूत किए हुए आगे काम कर रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है अदिति कि इस समय बीजेपी को अगर खुद मजबूती के साथ उतरना है तो कैंडिडेट्स का जो चुनाव है वो बड़े सजग तरीके से होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से विधान परिषद से सम्राट चौधरी आते हैं और इस बार विधानसभा चुनाव वो लड़ते नजर आएंगे, अगर बीजेपी के लिहाज से माने तो क्या सम्राट चौधरी एक मुख्य चेहरे के तौर पर दिखते हैं, क्या सीएम फेस के तौर पर दिखते हैं? हालांकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, लेकिन कोई तो है बीजेपी से, कोई तो होना चाहिए जिस पर बीजेपी भरोसा जाहिर करे। सम्राट चौधरी राजनीतिक लिहाज से बहुत पुराना चेहरा है। उनके पिताजी, उनकी अगर राजनीतिक विरासत का जिक्र करें तो पुरानी विरासत है, लेकिन हाँ जाहिर तौर पे दोनों डिप्टी सीएम टिकट में आपको नजर आ रहे हैं, दाव उनका भी है। और ऐसे में देखिए, नीतीश कुमार का अभी तक तो यही माना जा रहा था जब तक सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था कि सीएम चेहरा वो होंगे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए कहीं भी चले जाते थे, और ऐसे में ये पता है कि नीतीश कुमार अगर किसी के साथ है तो उनकी एक ही शर्त है, मुख्यमंत्री बनना। लेकिन इस पहली बार उन्होंने बीजेपी के बराबर की सीटों को चुना, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल डिफरेंस यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब सवाल ये है, मुझे ऐसा लगता है जो महाराष्ट्र में जो फॉर्मूला बनाया गया कि जिसकी जितनी अच्छी स्ट्राइक रेट वही बनता, छोटे भाई की भूमिका में रह लिए थे महाराष्ट्र में, खुद मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बन के रहे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन जब बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उन्होंने अपनी सीट भी हासिल। जैसे ही एक बस बात है, क्योंकि इस बार 240 केंद्र में है और जेडीयू के 9 सांसद सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए घटक दल के लिहाज से, और वो 9 सांसद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या बाद में उस समय मांडोली करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि महाराष्ट्र में इतनी अच्छी जीत के बावजूद भी एक बहुत लंबा समय लग गया था मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तय करने को लेकर। उसके बाद चीजें सामान्य नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में ये बात की बात है कि कौन सा किसकी स्ट्राइक रेट होती है। लेकिन ये बात तय है कि अगर एनडीए जीतती है तो कहीं ना कहीं इस बार जेडीयू भी मान के चल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार के पार्टी बदलने को लेकर भी एक नाराजगी जनता में है, नीतीश कुमार की तबीयत खराब को लेकर भी जनता में एक नाराजगी है। तो ऐसे में एक फाइनेंशियल सपोर्ट, बीजेपी एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिहाज से है, बीजेपी ने बड़ी बड़ी योजनाएं दी है, तो जेडीयू को भी पता है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो उसमें बीजेपी का बड़ा रोल होगा। इसलिए आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होता है, ये किसकी कैसी स्ट्राइक रेट है, कौन कितना अच्छा प्रदर्शन परफॉर्म करता है, उस पर डिपेंड करता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि महाराष्ट्र जैसी चीज वहां पर होती हुई नजर आए। एक ही पेस होगा, 9 सांसद जो कि जेडीयू के जितने हैं, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी की सरकार को वहां पर बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। और सपोर्टिंग फैक्टर के साथ बहुत ज़रूरी बीजेपी के लिए ये भी था थी कि धरातल के मुद्दों को समझा जाए, और जिस तरीके से जो फ्री की रेवड़ी का चलन है जो हर एक चुनाव में चलता भी है, बीजेपी ने उसे भी बहुत अच्छे से फिक्स किया है। हमने देखा कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से बेनिफिट्स लेकर के नीतीश कुमार आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब प्रोफाइलिंग को लेकर के बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि महिलाओं पर अगर पूरी तरीके से फोकस रहेगा तो बिहार में महिलाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को जिताती है, किसी भी नेता को या जो भी कैंडिडेट है उनको जिताने में उनका अहम किरदार होता है, साइलेंट वोटर के तौर पर होती हैं। और इसीलिए बीजेपी ने ये पूरी कोशिश भी की है कि वाया नीतीश कुमार हो लेकिन महिलाओं के लिए हो। देखिए, बीजेपी तो बनती ये कोशिश कर रही है कि वाया डायरेक्ट बीजेपी हो और बीजेपी ही अच्छा प्रदर्शन करे और मुख्यमंत्री भी बीजेपी। नीतीश कुमार 2005 से लेकर आज तक अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं तो उसमें महिलाओं का बड़ा रोल है। ये नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में नहीं भूल सकते। जहां जहां पर महिलाओं ने वोट किया वहां वहां पर बीजेपी या जेडीयू जीती है, या बीजेपी जेडीयू का लाइन जीता है। 2005 से लेकर अब तक का ये डेटा बताता है। जहां जहां पर पुरुषों ने वोट किया है वहां आरजेडी जीती है। जब जब पुरुष पलायन से वापस लौटकर वोट करने नहीं आ पाए और वहां महिलाओं ने घर से निकलकर वोट किया है, वहां वहां पर बीजेपी जीती है। और फिर नीतीश कुमार
कुमार ने भी इन रिटर्न गुलाबी साइकिल, शराबबंदी से लेकर तमाम चीजें की हैं। ये बात अलग है कि अब कुछ महिलाओं का ये मानना है कि जो शराब 100 रुपए में मिलती थी, शराबबंदी के चलते 300 रुपए में मिल रही। जी अदिति, आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन फिलहाल देखिए बिहार में जो चुनाव प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होने वाली है और उससे पहले अलग अलग समीकरण को फिट किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज इसमें जुड़ी हुई है और जो एक नया पॉलिटिकल पार्टी इस बेस में जुड़ रहा है वो है प्रशांत किशोर का। लेकिन पीके कितना डेंट करेंगे और कितना बेनिफिट लेकर के जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संभावना इस बात को लेकर के जाहिर की जा रही है कि प्रशांत किशोर बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट कटवा साबित होंगे और अगर वोट कटवा साबित होते हैं तो डेंट किसको लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे बेरोजगारी एक मुद्दा हो, पलायन एक मुद्दा हो, इसके साथ ही सेफ्टी सिक्योरिटी मुद्दा हो, इसे बखूबी पीके उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट्स पर फोकस कर रही थी। जमीनी हकीकत क्या है, ऑन ग्राउंड क्या है, ये बीजेपी तय करने की कोशिश कर रही थी।